नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्मपुर से 2 बार के विधायक विनोद चमोली जी। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल, जब धर्मपुर बनी उसके बाद 3 बार तो कांग्रेस के विधायक रहे, उन्होंने नित्यानंद स्वामी जैसे कॉम्पिटिटिव नेता को हराया, लेकिन 2017 में जब आप आए, आपको टिकट दिया गया। कितना चैलेंजिंग वो रहा दिनेश अग्रवाल को हराना? देखिए, धर्मपुर विधानसभा मेरा टारगेट थी, क्योंकि जब मैं यहाँ पर मेयर के रूप में काम कर रहा था तो धर्मपुर विधानसभा एक अकेली ऐसी विधानसभा थी जो कांग्रेस के पास थी। मुझे लगता था कि अगर हम धर्मपुर विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत पाए तो मैं कुछ न कुछ पार्टी को कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। इसलिए जब मैं मेयर बना तो उसके बाद लगातार धर्मपुर विधानसभा को मैंने टारगेट करके रखा और वहाँ पर परिस्थितियाँ बनी, मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ाया और हम चुनाव जीते और कांग्रेस को वहाँ डिफीट मिली, 2 बार डिफीट मिल चुकी है। तो चुनौतीपूर्ण था, चुनौतीपूर्ण पहले दिन से ही था, क्योंकि वो सीट हमारे पास थी नहीं। वहाँ के सामाजिक समीकरण भी ऐसे थे कि जिसमें चुनाव निकालना थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन चुनौतियों को स्वीकार करना ये मेरे जीवन में मेरे कैरेक्टर का एक हिस्सा है। मैं करता हूँ और प्रभु की कृपा है कि उसमें सफलता भी मिलती है। बिल्कुल, आप एक टफ कॉम्पिटिटर के तरह लड़े चुनाव, लेकिन जब आप जीते तो कितनी श्योरिटी थी? मतलब क्या फीलिंग थी कि आपने 3 बार के विधायक को आपने हरा दिया? देखिए, मुझे अपने काम पर बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है और जनता का आशीर्वाद है, मैं कभी कोई चुनाव तो हारा नहीं हूँ। तो मैं कॉन्फिडेंट था। जब मैंने एक चैलेंज लिया था कि मैं इसको जीतूंगा, तो जीतने के लिए लड़ा, तो स्वाभाविक बात है जीत पहले से दिमाग में थी। तो जब आदमी एक माइंड बना के लड़ता है, मैं सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ता हूँ, मैं जीतने के लिए लड़ता हूँ। मेरी प्रवृत्ति है ये शुरू से, तो मैं जीतने के लिए लड़ा, तो जीता तो वो सामान्य बात थी मेरे लिए। मुझे था कि मैंने जीतना है, तो मैं जीता। बिल्कुल, और जब से अब आपने कामकाज पूरा संभाला है, तब से गुस्सा भी एक आपके कैरेक्टर के साथ जोड़ा गया। हमेशा ये कहा गया कि आप काफ़ी गुस्सैल है, गुस्सा आपको आता है। हालांकि आपने उसमें कहा था, स्पष्टीकरण दिया था कि आप रिएक्ट करते हैं, पर राजनीति में आपको नहीं लगता सब रिएक्ट करते हैं, पर आप ही के साथ ऐसी नहीं, पता छवि नहीं क्यों जोड़ी गई? ऐसा मुझे ज़्यादा नोटिस करते हैं लोग, क्योंकि बहुत लंबे समय से 37 साल हो गए मुझे देहरादून में, सभासद से शुरू हुआ और यहाँ तक आया, तो बहुत लंबे समय से लोग मुझे देख रहे हैं। मैं अपने कामकाज में एग्रेसिव हूँ, ये बात सही है, और बचपन से हूँ, और संघर्ष के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा। तो क्योंकि संघर्ष करते 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 आदमी का कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो जब मुझे कोई भी चीज़ें अनवांटेडली दिखाई पड़ती हैं, गलत दिखाई पड़ती हैं, तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि मैं संघर्ष से निकला हुआ आदमी हूँ, तो मुझे मेरे अंदर रिएक्शन होता है, मैं बोलता भी हूँ। लेकिन गुस्से का मतलब ही नहीं मैं किसी का नुकसान करता हूँ। मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी का नुकसान तो किया नहीं है। नुकसान हुआ होगा तो मेरा ही हुआ होगा, किसी दूसरे का तो हुआ नहीं। हाँ, लेकिन जब हम लोग वर्किंग में होते हैं, काम करते हैं, और मैं देखता हूँ कोई अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है या कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, तो मैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखते हुए यार उस पर रिएक्ट न करूँ, ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जहाँ रिएक्ट होना वहाँ रिएक्ट होगा, उसमें मुझे नुकसान हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है। जैसे घर का बड़ा बूढ़ा होता है तो वो बच्चों को डांटता भी है, समझाता भी है, समय पर नाराज भी होता है, फिर वो मानता भी। ठीक उसी प्रकार से मैं अपने जीवन को जीता हूँ। तो मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। मैं राजनीति में बनावटी जीवन नहीं जीता, बदलाव नहीं करते, बनावटी जीवन नहीं जीता। जैसे लोगों के सामने बहुत अच्छा दिखाएंगे, लेकिन कैरेक्टर कुछ और होता है। सामने बहुत अच्छी बात करेंगे, पीछे उसका नुकसान कर देंगे। ये मेरे कैरेक्टर में नहीं है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ठीक हूँ, एक सामान्य आदमी हूँ, एक आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरह भी जीता। चुनाव से पहले आप पे आरोप भी लगे थे कि आप जो है पब्लिकली भी हो, या एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि भाजपा श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल की जो अध्यक्षा थी, उन्होंने ये कह के अपने पद से रिज़ाइन किया था कि साहब विधायक साहब जो हैं वो गुस्सा करते हैं और प्रॉपर ट्रीट नहीं करते हैं। क्या है, जो मेरे विरोध में जो लोग काम कर रहे हैं, अब वो विरोधी पार्टी के बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। अंदर जो लोग मेरी जगह आना चाहते होंगे, जो मेरे सपोर्ट लेना चाहते होंगे, मैं नहीं कर पाता हूँ, तो स्वाभाविक तौर पर वो एक छोटा मोटा विरोध रहता है। तो एक परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी कि ताकि
मुझे आगे चल के चुनाव में दिक्कत आए, टिकट में दिक्कत आए, तो एक परसेप्शन तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि वो डांटते हैं, भड़काते हैं। ये सिर्फ एक फैब्रिकेटेड एक माहौल है जिसकी वजह से ये सब बातें आती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सामान्य तौर पर आदमी बोलते हैं, छोटे को डांटता भी है, ना काम में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्मार्ट सिटी आपसे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। 2008 से लेकर 18 10 साल आप महापौर रहे और उस टाइम पे 2017 में शुरू हुआ था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। शुरुआत से ही वो काफ़ी विवादों में रहा। क्या मानते हैं, अभी हाल ही में आपने कहा कि जो ब्लूप्रिंट बना था स्मार्ट सिटी का उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं महापौर के तौर पर जो ब्लूप्रिंट बना था वो क्या था और कहाँ कमी आपको नज़र आती? देखिए, ये मेरा जो मेयर का कार्यकाल रहा, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात रही कि देहरादून एकमात्र सिटी ऐसी रही जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अमृत योजना भी चली और बाद में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हुआ। जो सैंक्शनिंग का दौर है कि उस दौर में एमडीडी इस प्रोजेक्ट को देख रहा था, लेकिन नगर निगम में ये डिस्कस होता था, उसके बाद अप्रूवल्स हुए, बाद में तो सेंट्रल गवर्नमेंट को गया प्रदेश सरकार की तरफ से। तो उसमें पलटन बाजार का जो स्वरूप था वो कुछ डिफरेंट था, जो वहाँ पर प्रेजेंटेशन भी हुए, जो हम लोगों ने फाइनल किया। इस तरह परेड ग्राउंड के लिए भी हमने कुछ चीज़ें तय की थी। तो वो चीज़ें बिल्कुल आज के अगर आप जो धरातल पर हो रहा है और उस समय जो प्रेजेंटेशन सामने आए थे या जो हम लोगों ने डिस्कशन किए थे, ये बिल्कुल उससे बिल्कुल हट के है। और मेरी कठिनाई ये रही कि जब ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा समय काम करने को नहीं मिला, क्योंकि मैं मेयर पद से हट गया, मैं विधायक बन गया था। तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं बन पाया जिस तरह होना चाहिए था, क्योंकि अब मेरा कार्य क्षेत्र सीमित हो गया, क्योंकि मैं धर्मपुर विधानसभा सीमित हो गया। और स्मार्ट सिटी का कोई भी पार्ट धर्मपुर विधानसभा में नहीं है, क्योंकि जो 10.5 वार्ड हैं ये सब के सब ये कोर सिटी है और ये राजपुर विधानसभा का हिस्सा है। तो मैं जितना इंटरफेयर कर सकता था, जितना मैं उन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर सकता था, वो नहीं हो पाया और वो संभव भी नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैं उस सिस्टम से बाहर हो गया था। लेकिन समय समय पे जहाँ जहाँ बैठने को मिला, जहाँ जहाँ बात करने को मिली, मैंने अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराई, अधिकारियों की बैठक में भी दर्ज कराई। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ जिस तरह से हुआ है, और जो हम चाहते थे वो नहीं हो पाया। कहाँ कमी मानते हैं? क्योंकि निरीक्षण बैठक हुई थी, खुद मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई थी अधिकारियों को, तब भी आपने कहा था कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, अधिकारी उस तरीके से काम नहीं करते हैं जिस तरह से कहा जाता है। तो जब कोई काम होता है उसको समझना पड़ेगा काम कैसे होता है। हम सरकार चलाते हैं, हम नीतियाँ बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, लेकिन उन निर्णयों को धरातल पर उतारने का काम ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स का होता है। हमारी सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए यहाँ से प्रपोजल भेजा, केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया, पैसे का सैंक्शन हम लोगों ने कर दिया। अब उसके बाद उसमें जो जो प्रोजेक्ट थे उन प्रोजेक्ट्स को धरातल पर लाना था, तो ये कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स को देखना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स के स्तर पर बहुत बड़ी कमी हुई है, जिसके कारण आज स्मार्ट सिटी का ये हाल हुआ है। तो उसमें एक विषय जरूर आता है, भाई सरकार हम चला रहे हैं तो निश्चित तौर पर आंसरेबल भी हम लोग हैं, लेकिन कमियां आई हैं ये सब स्वीकार रहे हैं, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ। ये पहले दिन से ही माननीय मुख्यमंत्री जी अगर अधिकारियों को डांटते हैं तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं कि भाई ठीक से काम नहीं हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अगर बयान आज दे रहे हैं तो ये भी मानना चाहिए कि उनके समय पर भी ठीक काम नहीं हुआ, जो आज वो उनकी नाराज़गियाँ बरकरार हैं और आज वो चाहते हैं कि ठीक हो जाए। तो सभी लोग स्मार्ट सिटी के काम से मैं नहीं समझता कि कोई संतुष्ट है। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई जितना भी समय बचा हुआ है वो काम ठीक प्रकार से हो जाए, उसका प्रयास सब लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ आपने एक और बयान दिया था कि आप सीईओज बदल रहे हैं, जितना आप सीईओज बदलेंगे उससे काम हैम्पर हो रहा है। क्या आपको लगता है यही एक वजह है कि जो सबसे बड़ा लैगिंग पॉइंट है, या फिर कुछ और है? यही एक वजह नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ इसमें जुड़ी हुई है, लेकिन ये भी एक वजह है। और सीईओ में भी मेरा ये मानना था कि कोई सीनियर अफसर को इसमें लगाया जाना चाहिए था। ये पहले से मेरा मानना रहा है। जब आप किसी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें पूरे शहर की शक्ल बदलने वाली है, कुछ एक नया होने वाला है, तो उसमें बहुत जिम्मेदार और एक सीनियर अफसर को लगाना चाहिए जो अनुभवी हो, और सिटी मैनेजमेंट का जिसको अनुभव हो। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि शहर के लिए सब हो रहा है, तो सीनियर अफसर लगता तो थोड़ा आसान होता, क्योंकि वो सारे विभागों को ठीक ढंग से कोऑर्डिनेट कर लेता। तो वहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रही है। और दूसरा मेरा ये मानना है, जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट को किसी एक डेडिकेटेड अधिकारी को देना चाहिए ताकि वो उसको मुकाम तक पहुँचा दे।
पूरा कर सके, क्योंकि बीच बीच में जो अधिकारी बदलते हैं तो हर अधिकारी अपनी एक अप्रोच होती है काम करने की। मनुष्य का फ़र्क है, कोई व्यक्ति कैसा चलता है, मुंडे मुंडे मत भिन्ने, हर आदमी की अपनी मति है, अपना ज्ञान है, अपना काम करने का तरीका है। तो जब लोग बदलते हैं तो इन चीज़ों पर भी फर्क पड़ता है, विकास कार्यों पर भी प्रभाव आता है। तो बेहतर होता है कोई एक आदमी लगता जो पूरा इस स्मार्ट सिटी को 3-4 साल का टाइम था हमारे पास, इसको पूरा करके तब आगे निकलता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन नहीं हुआ, अब जो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब तो जो है उससे काम लेना है। और इसको अभी जितना समय हमारे पास बचा है 2023 तक का, उसमें कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं उस पर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आपकी विधानसभा स्मार्ट सिटी के अंदर नहीं आती, लेकिन आपके पास बहुत वास्ट एरिया है, चाहे वो आईएसबीटी का हो और उससे आगे टर्नर महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, की क्षेत्र हैं। अगर हाल ही में बात करें, मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए थे कि आप सड़कों को गड्ढा मुक्त करें, और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग अगर आप समझेंगे रिस्पना से आईएसबीटी वाला जो रूट है, और काफ़ी बिजी वो रूट रहता है, बसेस का आना जाना, वहाँ पर सड़कों पर दबाव ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या योजनाएं हैं, क्योंकि 10 परियोजनाएं भी मांगी गई थी हर विधायक से। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा जब मैं विधायक बन के गया था जी, तो 2011-12 में बाईपास का काम शुरू हुआ था। उसके बाद ये लिटिगेशन में चला गया था, काम रुक गया था। तो न्यायालय में वो सारी चीज़ें करने के बाद उससे क्लियर करा के दोबारा से फिर टेंडर प्रोसेस हुआ, और आज की तारीख में बाईपास बन रहा है। ये बड़ा काम हुआ है कि बाईपास पे काम चल रहा है, और 1-1.5 साल के अंदर वो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बाईपास हमारा जिस शेप में होना चाहिए तो शेप में आ जाएगा, लोगों को सहूलियत मिलेगी। तो ये बड़ा काम हम लोगों ने किया है। इसी तरह मेरे कार्यकाल से पहले बहुत लंबे समय से एक आरओबी की बात चलती रहती थी, जो भंडारी बाग का आरओबी है। वो बरसों हो गए थे, 25-30 साल हो गए थे उसको लगातार चर्चा करते करते करते, लेकिन वो धरातल पर उतर नहीं पाया था। आज वहाँ आरओबी का काम चल रहा है, साल भर के अंदर वो भी समाप्त होने वाला है। वो भी एक बड़ा काम हो रहा है जो मेरे क्षेत्र में हो रहा है। तो जहाँ तक सड़कों का और कनेक्टिविटी का सवाल है, तो उस पर मेरे क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है और आगे भी हम लोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ लोग संतुष्ट होंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो रुकी हुई थी आज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। मैंने 10 परियोजनाओं का जिक्र किया जो मुख्यमंत्री ने हर विधायक से मांगे हैं। आपके पास बहुत बड़ा क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपकी तरफ से कौन सी वो 10 परियोजनाओं की सूची भेजी गई है महत्वपूर्ण? देखिए, ये सवाल बार बार उठता है। मैं दूसरी बार विधायक हूँ और मैं नियोजन का व्यक्ति हूँ। मेयर के नाते मैंने शहर का नियोजन भी किया है। तो जितने कामों की बात है, ये पहली विधानसभा में ही मैं उन सब चीज़ों को नियोजित कर चुका हूँ। अब उन पर काम चल रहा है। अब ठीक है, मुख्यमंत्री ने 10 काम मांगे हैं, जिनके नहीं होंगे वो देंगे, लेकिन मेरे काम ऑलरेडी पाइपलाइन में है। तो मैं उन कामों को प्रोसेस कर रहा हूँ। तो लिख के देने का प्रोग्रेस है। तो जैसे बाईपास का काम है, अब मैं क्या लिख के दूंगा, उसमें काम चल रहा है। आरओबी का काम होना था, वो काम चल रहा है। 600 करोड़ रुपए की लागत से 6.5 वार्डों में सीवर लाइन, पानी का, ड्रेनेज का, रोड निर्माण का, और उसके बाद 5 साल का मेंटेनेंस, ये एडीबी से काम चल रहा है। इसी तरह जो सीवर से छूटे हुए क्षेत्र हैं, मैं स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करता हूँ, समय समय बैठकें करता हूँ। वहाँ पर सीवरेज के मेरे प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं, पानी के प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं जहाँ ड्रिंकिंग वाटर की समस्या थी। रोड कनेक्टिविटी, जैसे हम क्लेमेंट टाउन से जाते हैं तो मथुरा वाले रोड कनेक्टिविटी का मेरा काम आगे बढ़ रहा है, वो चल। तो ऑलरेडी जो मुख्यमंत्री ने काम मांगे हैं, ये उनके लिए तो ठीक है। जो नए लोग हैं या जो उस प्रोसेस में नहीं है, मैं शहर का मेयर रहा हूँ, तो पूरे शहर का जो ब्लूप्रिंट है, कहाँ क्या होना चाहिए, ये उस समय से ही मैं काम में लगा हुआ हूँ। तो उन कामों को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। तो वो मुख्यमंत्री की जानकारी में भी है, हम लोग लगातार डिस्कशन में भी रहते हैं, और वो मैं परसू करता रहता हूँ। तो उसमें लिख के देना है, लिख के देकर औपचारिकता नहीं करनी, मैं काम करता हूँ। मेयर के तौर पर सोचा और विधायक के तौर पर आप उसे प्रोग्रेस कर। भाई, मेयर के तौर पर मैंने पूरे शहर का नियोजन किया है। अब विधायक के तौर पर एक जो क्षेत्र मेरे पास पड़ा, मैं उसमें काम में लगा हुआ हूँ, और वो काम आज हो रहे हैं। लगातार हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। सर, इससे पहले स्मार्ट सिटी की हमने बात की। अब कुछ टाइम पहले आपने विधायक निधि को लेकर भी अपनी राय रखी थी। जैसे पहाड़ के जो विधायक हैं, उनका ये कहना था कि पहाड़ी क्षेत्रफल ज़्यादा है मैदानी इलाकों के कंपैरिजन में, तो वहाँ के हिसाब से खर्च भी ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से बंटवारा होना चाहिए, जिसका आपने कहीं ना कहीं समर्थन किया था। और आपने कहा था कि बंटवारे में एक तरीके से दोबारा विचार होना चाहिए। आपके विचार से क्या वो की पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखते हुए विधायक निधि दी जानी चाहिए? ठीक है, मेरा सोच मात्र विधायक निधि तक सीमित नहीं है। विधायक निधि हम लोगों को 4.25 करोड़ रुपये मिलता है, और वो आकस्मिक कार्यों के लिए मिलता है, जहाँ
बाकी डिपार्टमेंट से काम नहीं हो पाते हैं तो हम लोग उसको कर पाते हैं। कभी अचानक ज़रूरत पड़ गई, कहीं कुछ विकास कार्य होना, तो हम लोग करते हैं उसको। मेरा एज ए होल पूरे उत्तराखंड के बारे में एक विचार है, सोच है कि पूरे उत्तराखंड का अगर हम ज्योग्राफिकल एक दृष्टिकोण से उसको अगर देखें, टोपोग्राफी उसकी देखें, तो एक उच्च हिमालयी क्षेत्र है जी जो सीमांत क्षेत्र हमारा है, जी एक हमारी शिवालिक रेंज है जिसमें हम लोग बैठे हैं, एक तराई का क्षेत्र है। तीनों की अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं, तीनों में अलग अलग प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कि पहाड़ों पर जैसे भी हम ऊपर को चलते चले जाते हैं तो खर्चा बढ़ जाता है, तो जो लागत आती है, जो लागत के मानक हैं, उनमें कहीं ना कहीं बदलाव चाहिए और इसी प्रकार से बजट का एलोकेशन भी चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से बजट का एलोकेशन चाहिए। अब सीमांत क्षेत्र सारे खाली हो रहे हैं, पलायन हो रहा है। अभी ऐसा है कि पर्वतमाला योजना आ रही है, उससे भी कुछ हमको उम्मीद बंधी है। माननीय प्रधानमंत्री जी माणा गांव गए थे, वहाँ से भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं कि जो सीमांत क्षेत्र के गांव हैं उनको विकसित किया जाएगा, तो शायद उससे आगे कुछ प्रोग्रेस हमको देखने को मिलेगी भविष्य में। लेकिन उन क्षेत्रों को हम कम से कम इतना विकसित करें कि वहाँ से पलायन रुक सके, वहाँ पर लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिले ताकि उनका जो जीवन है वो सुलभ हो सके, इजी हो सके, तो वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। तो उन क्षेत्रों को एक बॉर्डर एरिया होने के नाते सामरिक महत्व के क्षेत्र हैं, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक हैं, तो उन क्षेत्रों के लिए योजना उस प्रकार से हमारे प्रदेश की भी होनी चाहिए। इस तरह जो शिवालिक रेंज है, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनके बारे में फिर उसी प्रकार से विचार करना पड़ेगा। और जो तराई के क्षेत्र हैं, तराई के क्षेत्र हमारे अगर सारा आप कृषि का क्षेत्र अगर लगाएंगे तो तराई का क्षेत्र ज़्यादा आता है। जीडीपी तराई के क्षेत्र से हमें ज़्यादा आती है, औद्योगिकरण ज़्यादा है, तो वहाँ उस फील्ड में काम होना चाहिए। तो जहाँ जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार बजट एलोकेशन होना चाहिए। आप देहरादून में बैठ के देखिए, पहले क्या था, राज्य क्यों मांगा हमने, राज्य बनने की पृष्ठभूमि क्या है? राज्य बनने की पृष्ठभूमि ये थी कि हम उत्तर प्रदेश के साथ एक बड़ा प्रदेश होने के नाते पहाड़ नेग्लेक्टेड रहता था, ठीक है ना। तो पहाड़ के नेग्लेक्ट होने के कारण एक माहौल बना, राज्य बना, उसकी पृष्ठभूमि यही था। अब हम अपने राज्य में आ गए, अब फिर हमने सिर्फ मैदान अगर करना है, फिर पहाड़ को क्या मिला? तो कहीं ना कहीं जो एसेंस है इस स्टेट का, जो पहाड़, उसको थोड़ा सा उसके प्रति सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा अतिरिक्त सोचने की क्या जरूरत है। आपको लगता है 22 साल के बाद भी पहाड़ अब भी नेग्लेक्टेड है? देखिए, आप जिस तरह वहाँ पलायन हो रहा है, जिस तरह समय समय पर आवाज़ें उठती रहती हैं कि रास्ते हैं तो 20-20 साल से नहीं बन पाए हैं, हालांकि काम बहुत हुआ है, ऐसा नहीं कह सकता अब काम नहीं हुआ, लेकिन वहाँ के लोगों की इच्छा अनुसार काम हो, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, पहले उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए, ये हमको देखना पड़ेगा। और शायद यही कारण रहता है कि समय समय उनका संतोष सामने निकल कर आता है। तो हमको उन क्षेत्रों को ढूंढना पड़ेगा जिन क्षेत्रों में काम होने की आवश्यकता है। जैसे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, उसमें हमको बहुत काम करने की ज़रूरत है। शिक्षा का क्षेत्र है, अब शिक्षा में पहाड़ काफ़ी अच्छा है, वहाँ की जो साक्षरता बहुत अच्छी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है हमारे पास स्कूलों का। वो आज हम वहाँ पर कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, वहाँ हमको देखना पड़ेगा। हालांकि जल जीवन मिशन में हमने पानी के ऊपर काफ़ी काम कर लिया है, बिजली घर घर पहुँच गई, वो भी काफ़ी काम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी गुंजाइश है वहाँ काम करने की, काफ़ी ज़रूरत है, और वो हमको करना चाहिए, क्योंकि वी आर हिल स्टेट, और हिल स्टेट में अगर हिल नेगलेक्ट रह जाएगा तो फिर स्टेट का मायना फिर बेमानी हो जाएगी। तो अगर हिल स्टेट के प्रति ईमानदारी है तो फिर पहाड़ों की चिंता करनी पड़ेगी। अगर हम हिल्स की बात करते, पहाड़ों की बात करते, जो सबसे चर्चाओं में जो नाम है वो है गैरसैंण का, जिसे स्थायी राजधानी बनाने की काफ़ी समय से मांग उठ रही है। उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी तो घोषित कर दिया, पर सत्र अभी तक वहाँ पर एक भी आहूत नहीं हुआ है। क्या आप मानते हैं, आपके हिसाब से वहाँ पर जो अभी शीतकालीन सत्र था गैरसैंण में होना चाहिए था? देखिए, इसको थोड़ा सा राजनीति से इतर सोचना पड़ेगा। गैरसैंण पहाड़ की राजधानी हो, ये इशू कहाँ से चला? ये मुद्दा राज्य बनने से पहले यूकेडी, उस समय वो भी एक पार्टी थी जो उत्तराखंड राज्य चाहती थी, उन लोगों ने गैरसैंण में राजधानी का
तय किया। ये राज्य बनने से पहले की बात है। वहाँ पर शिलान्यास हुआ, वहाँ पर गैरसैंण में राजधानी बनेगी। उसके पीछे का संभव तो सोच ये था कि भाई गैरसैंण एक ऐसा स्थान है जो कुमाऊं और गढ़वाल के सेंटर में पड़ता है। वहाँ से ये मुद्दा चला, बाद में राज्य बन गया। फिर वो गैरसैंण जो है पहाड़ के सेंटिमेंट से जुड़ गया। एक ऐसा इशू बन गया भाई, पहाड़ गैरसैंण को पहाड़ के अस्मिता से देखा गया कि यहाँ राजधानी होगी तो पहाड़ में डेवलपमेंट होगा, ये होगा, वो होगा, ये सब बातें वहाँ चलनी शुरू हुई। फिर कांग्रेस ने भी कहना शुरू किया, हमने भी कहा, और अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। ये ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में कांग्रेस का भी रोल है, उन्होंने भी किया है, लेकिन हम उसको बाकायदा वैधानिक रूप दे पाए एक राजधानी का। वो भले ही ग्रीष्मकालीन ही राजधानी सही, लेकिन वैधानिक रूप दे पाए। मेरा वहाँ बाकायदा विधानसभा में भाषण इस विषय पर, और मैंने कहा कि हो सकता है आने वाले समय में ये अस्थायी राजधानी बने, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए इसको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अस्थायी राजधानी बनाने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, और वहाँ से पूरे प्रदेश की सारी गतिविधियाँ सरकार और शासन के संचालित हों, उसके लिए काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है। तो मैंने कहा ये भी संभव है, ये हो सकता है, इससे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तो ये तो विषय है वहाँ के राजधानी बनने का, और आगे क्या होगा ये मेरा दृष्टिकोण, मेरी पार्टी का मेरा दृष्टिकोण। लेकिन एक बात जो व्यवहारिक बात है, गैरसैंण और भराड़ीसैंण दो अलग अलग स्थान है। गैरसैंण में ही भराड़ीसैंण है। जैसे हम देहरादून बैठ के मसूरी की अगर बात करें तो मसूरी देहरादून है, दोनों के क्लाइमेटिक कंडीशंस में फ़र्क है, ठीक है ना। तो अगर हम जनवरी में ये कहें कि भाई मसूरी में जाके विधानसभा होनी चाहिए, वो भी देहरादून में है तो देहरादून ही, पर टेम्परेचर चेंजेस, लेकिन वहाँ की कंडीशंस फ़र्क है। भराड़ीसैंण जो है गैरसैंण से लगभग इतना ही है, 20-22 किलोमीटर है अलग से, और टॉप हिल है। तो टॉप हिल होने के कारण क्या है, अब यहाँ बैठ के बोलना बहुत आसान है, लोग बात तो कर लेते हैं, लेकिन टॉप हिल होने के कारण क्या है कि ये जो शीतकाल है ये वहाँ काफ़ी कठिन हो जाता है। और विधायकों को तो फिर भी सुविधाएं हैं कि विधायकों को वहाँ रहने के लिए स्थान मिल जाता है, हीटर भी लगे मिल जाएंगे, उनकी सारी सुविधाएं रहती हैं, वो सत्र करते हैं तो वहाँ भी व्यवस्थाएं रहती हैं। लेकिन जो बाकी का कर्मचारी जाता है, बाकी के लोग जाते हैं, उनके पास उतनी सुविधाएं वहाँ आज भी नहीं है, उन लोगों के लिए वहाँ बहुत कठिन हो जाता है। तो बात सिर्फ 70 विधायकों की नहीं, 70-75 तो जुट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ को वहाँ चले जाएंगे 4 दिन के लिए, कोई परेशानी नहीं है। लोग सर्दियों में घूमने भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अमला है, सरकारी अमला साथ चलता है, जो नीचे स्तर के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, बहुत कठिन वहाँ पर होता है, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ इतनी फेवरेबल नहीं है कि आप जो है शीतकाल में दिसंबर जनवरी में जाके वहाँ पर कोई ठीक प्रकार से कर पाएँ, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। मैं तो इस बात से भी सहमत हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि कायदे से हमको जो बाकी के जो जैसे एक राजधानी का स्वरूप तैयार करना चाहिए, तो उसमें जो हमको मिनी सचिवालय है, जहाँ पर अस्थायी रूप से कर्मचारियों को रहना है, आगे चल के अधिकारियों को रहना है, वो हमको नीचे उतर के गैरसैंण के पास कहीं देखना चाहिए, जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन वर्केबल हों, वहाँ से हम आसानी से काम कर सकें। एक सवाल ये भी आ सकता है, भाई भराड़ीसैंण में कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, वो उन कंडीशन में रहने के यूज टू हैं, उनके पास वहाँ उतनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन टेम्परेली इतनी व्यवस्थाएं वहाँ नहीं जुटाई जा सकती। तो ये जो तकनीकी कारण है और जो वहाँ की धरातल की सच्चाई है, ये लोगों को नहीं मालूम है। लोग गैरसैंण समझते हैं, लोग गैरसैंण मतलब गैरसैंण, लोग ये नहीं समझते कि गैरसैंण मतलब भराड़ीसैंण नहीं होता है। सत्र होगा वो भराड़ीसैंण में होगा, गैरसैंण में नहीं होता है। दोनों में काफ़ी अंतर है, मुझे लग रहा है 20-22 किलोमीटर का अंतर होगा, जैसे मसूरी हमारा 25 किलोमीटर है, लगभग इतना ही अंतर है। तो ये थोड़ा ये व्यवहारिक पक्ष भी उत्तराखंड की जनता को समझना पड़ेगा, और हमको ऐसा व्यवस्थाएं वहाँ जुटानी पड़ेंगी ताकि भविष्य में इस समय भी वहाँ भाई आगे चल कर हम मिनी सचिवालय बनाएंगे, वहाँ कर्मचारी अधिकारी रहेंगे, वहाँ से काम चलेगा, कुछ तो करना चाहिए ना। जब हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया तो कुछ तो करना चाहिए। तो उनके लिए स्थान वो तय करने चाहिए जहाँ पर थोड़ा सा सुविधाएं हो, इजी ऑफ डूइंग हो, मतलब वहाँ से आराम से काम कर सकें लोग। कठिन परिस्थितियाँ होंगी तो काम करने में दिक्कत आएगी। विधानसभा का सत्र आहूत हो रहा है, उसमें ये पहले कहा जाता था कि विधायक होमवर्क करके नहीं आते, आप लोगों का होमवर्क अब? जहाँ तक बात मेरी अपनी रही तो हम तो परमानेंट तैयार हैं,
कितने वर्षों से यही काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, सब लोग आते हैं अपने तैयारी के साथ आते हैं, अपने सवालों के साथ आते हैं, मंत्री भी अपने जवाबों के साथ जाते हैं। लेकिन अब विधानसभा है तो उसमें बहस भी होती है, उसमें सवाल पर सवाल भी खड़े होते हैं, जवाब भी जितना व्यक्ति सोच के आता है उससे इतर सवाल आ जाते हैं। तो अब सारी इन्फॉर्मेशंस इकट्ठी वहाँ पर हों, ये कई बार संभव नहीं भी होता है। लेकिन विधानसभा जैसे चलनी चाहिए वैसे चलती है सब। जैसे कि आपने कहा आप अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट हो, तो कोई भी सवाल आएगा तो शायद आप कोई दिक्कत नहीं होती, क्या कोई दिक्कत दिक्कत होनी है, हम जिंदगी भर यही काम कर रहे हैं, जी। इसके अलावा आता क्या है हमको। बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। और ये थे विनोद चमोली जो धर्मपुर से 2 बार के विधायक हैं, और जितना कॉन्फिडेंस उन्हें अपने काम पर है और मेयर के तौर पे भी उन्होंने काम किया है, तो चाहते हैं कि देहरादून एज अ होल सिटी का अच्छी तरह प्रोग्रेस करे और जो योजनाएं लाई जा रही हैं वो काम करे, उस पे काम हो। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।